चलिए जी, ये हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 6। टॉपिक का नाम तो है डेप्रिसिएशन, मतलब चैप्टर का नाम। बट ये पीछे किस चीज से बिलोंग करता है? IAS 16। और IAS 16 का नाम डेप्रिसिएशन नहीं है। IAS 16 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी ऐसे लग रहा है जैसे लैंड बिल्डिंग का जिक्र हो रहा है, प्लांट या मशीनों का जिक्र हो रहा है, इक्विपमेंट जो ऑफिस के अंदर चीजें इस्तेमाल होती हैं उनका जिक्र हो रहा है। कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अगर डिफाइन करें तो किस तरह से करें? डेफिनेशन क्या है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम। पहली चीज, टेंजिबल आइटम का मतलब नजर आते हैं, एग्जिस्टेंस रखते हैं, हेल्ड बाय द बिजनेस, बिल्डिंग के कंट्रोल में है, हेल्ड बाय द बिजनेस या एंटिटी, फॉर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, used in production process, for used for administrative purpose। एडमिन पर्पस का मतलब पता है ना? फर्नीचर या ऑफिस के अंदर जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस कहलाता है। सी, सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर, इसका क्या मतलब है कि वो इस्तेमाल होता है दूसरों को गुड्स सप्लाई करने के लिए। ये किसकी बात कर रहा है? व्हीकल्स की। ये किसकी बात कर रहा है? व्हीकल्स की। उसके बाद अगर हम डी की बात करें, रेंटल टू अदर्स, दूसरों को किराए पे। अच्छा, रेंटल टू अदर में ना लैंड और बिल्डिंग जो रेंट पे दी जाती है ना, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं होता। अभी मैं सिर्फ बता देता हूं, बाद में ये आपकी फर्दर स्टडीज में काम आता है कि लैंड और बिल्डिंग के अलावा, लैंड एंड, मैं इसलिए नहीं लिखवाता यहां कि अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि शायद लैंड एंड बिल्डिंग पीपी नहीं है। गलत। लैंड एंड बिल्डिंग जो रेंट पे दी हुई है वो नहीं है। अदर देन, मतलब आपने गाड़ी रेंट पे दी हुई है, आपने कोई मशीन रेंट पे दी है, आपने कोई प्रिंटर रेंट पे दिया हुआ है, वो सारे आपके नॉन करंट एसेट है। ठीक होगी बात? अब लैंड एंड बिल्डिंग भी नॉन करंट एसेट है, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कौन सा लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है? जो रेंट पे दिया, उसे क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जो लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पे दी हो उसे क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में वो नहीं आता, लेकिन आपके सिलेबस में ये इतनी बड़ी बात नहीं है। आपके सिलेबस में लैंड एंड बिल्डिंग भी ऑफिस वाली आएगी कि ऑफिस यूज में है, तो आपके सिलेबस में ये सारे PPE है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड more than 1 year। and expected to be used more than 1 year। इसका क्या मतलब है? उसकी लाइफ more than 1 year हो। नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन है ये। इससे एक बात साबित होगी, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है? नॉन करंट एसेट है। और पेपर में एक सवाल आया हुआ है
बताओ, कहते क्या सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है? तो आंसर इज यस, क्योंकि ये डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड मोर देन 1 ईयर। अगला, क्या सारे नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? ये जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसे नॉन करंट एसेट भी है जैसे कि इनटेंजिबल, वो पेटेंट्स वगैरह, वो भी तो नॉन करंट एसेट है, लेकिन वो टेंजिबल नहीं है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, इनकी भी तो लाइफ मोर देन 1 ईयर है, लेकिन ये जो रेंटल के लिए होते हैं ये है नॉन करंट एसेट, लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिर। तो ये सवाल पेपर में आया हुआ है कि क्या सारे नॉन करंट एसेट पीपीई है? नहीं, बट सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट्स कंफर्म है। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में क्या क्या आ गया, कुछ बातें नोट करने वाली हैं, वो देख लें जरा। पहली बात कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल आइटम्स है, उनके 4 पर्पस हैं, शायद आपकी बुक में 3 लिखे हो। प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हो, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस में इस्तेमाल होते हो, सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर, रेंटल टू अदर, और उसकी लाइफ भी मोर देन 1 ईयर हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये डेफिनेशन आप भूल तो नहीं जाएगी ना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स हेल्ड बाय द बिजनेस, किस पर्पस के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, रेंटल टू अदर और सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर, उसमें इस्तेमाल होते हैं। उसमें नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग जो रेंट पे देगी वो नहीं आएगी, बाकी चीजें रेंट पे देंगे वो आएंगी पीपी में। मतलब मैं ये जो डाइस है ये रेंट पे दे दूं तो ये पीपी है, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग जो रेंट पे दो वो पीपीई नहीं है। बाकी आप गाड़ी रेंट पे दो वो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये लिखा हो ना रेंटल टू अदर, तो ये इसमें क्या आएगा फिर, मशीन कोई बंदा रेंट पे दे देता है, ये काफी ज्यादा मशीनें रेंट पे दी जाती है, ठीक होगी बात, तो वो पीपीई है। बल्कि आप लैंड एंड बिल्डिंग लिखो ही ना, ऐसे धोखा खा जाओगे, रेंटल टू अदर लिखो बस, ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास है ही नहीं तो फायदा नहीं है, ऐसे डर ना जाओ जी, नहीं, ठीक होगी बात। आगे चलते हैं। यानी कोई चीज रेंट पे दी हुई है आपने जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल की है, एडमिन पर्पस में इस्तेमाल किया है, सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर्स या रेंटल टू अदर्स, इसमें कोई भी बात आ जाती है तो वो पीपीई है। फिर बात आती है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब याददाश्त का भी इम्तिहान है। मैंने एक बोला था कि अकाउंटिंग के अंदर जब लफ्ज मेजरमेंट का आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, जब भी किसी जगह लफ्ज मेजरमेंट का आएगा अकाउंटिंग के अंदर किसी भी स्टैंडर्ड में, जी इनिशियली मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, लेकिन बात किसकी हो रही है, वैल्यू क्या लिखनी है, वैल्यू की बात हो रही होती है। मेजरमेंट का मतलब क्या होगा, वैल्यू, मतलब आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा, आप देखिए जरा, कराची से आपने प्लांट खरीदा 2 लाख का, उसके लाने का खर्चा 20,000 रेंट पड़ गया, तो उसको किस वैल्यू पे लिखेंगे, 2,20,000 पे। तो कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की भी 2 शर्तें, इनिशियल मेजरमेंट, आपको पता है ना इन्वेंट्री को किस पे मेजर करते थे, एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट सबकी एट कॉस्ट ही होती है, इनिशियल मेजरमेंट सबकी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इसका क्या मतलब है, खरीद ली तो कॉस्ट पे रखी, अब बाद में तो आपके हमारे पास है ना, इसने पता नहीं हमारे पास 10 साल रहना है, 4 साल रहना है, 5 साल रहना है, क्या सारी जिंदगी कॉस्ट पे पड़ा रहेगा, नहीं, उसकी बुक वैल्यू पे रखते हैं बाद में, पता नहीं एसओएफ जब बनाते हो। कहता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट या तो कॉस्ट मॉडल पे या रिवैल्यूएशन मॉडल पे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल।
अब कॉस्ट मॉडल आप पढ़ चुके हो, रिवैल्यूएशन मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं है। अब कहते हमने तो पढ़ा ही नहीं। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना ये कॉस्ट मॉडल कहलाता है। अब ऐसा ही होता है ना कि जब पहली दफा खरीदेंगे, जितने का खरीदा और उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह ऐड करके, कैरेज इन ऐड करके लिख दिया, फिर उसके बाद किस पे लिखते हैं, हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाते हैं तो बुक वैल्यू पे लिखते होते हैं, उसे बोलते हैं कॉस्ट मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं है, हिंट दे देता हूं। आपने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, बाद में कीमतें बढ़ गई, तो आपने गाड़ी आपकी 10 लाख वाली 2 साल चलने के बाद भी 14 लाख की है। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हुआ है? ऐसा तो वैसे तो बहुत दफा हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम खान साहब ने तो वारे न्यारे करवाए थे। मतलब गाड़ियों की कीमतें इतनी ज्यादा ऊपर चली गई पिछले दौर के अंदर। आप इमेजिन करें कि एक जो करोला की गाड़ी थी वो 28 से 32 लाख में नई गाड़ी मिलती थी, और इस टाइम 28 से 32 लाख की पुरानी गाड़ी है। अब आपने 5 साल गाड़ी चला भी ली, मतलब डेप्रिसिएशन होकर उसे होना चाहिए था इस टाइम 8-10 लाख का, लेकिन वो स्टिल 32 लाख की है, 35 लाख की है। तो मतलब उसको आप डेप्रिशिएट नहीं करोगे, रीवैल्यू करोगे। नाम देखो, रीवैल्यू, उसकी वैल्यू चेंज करोगे। कहते जब किसी एसेट की वैल्यू कम होने की बजाय बढ़ जाए तो फिर उसकी वैल्यू को चेंज कर दो, रीवैल्यू कर दो, उसकी वैल्यू बढ़ा दो। डेप्रिसिएशन तो कम करती है ना, तो वैल्यू बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कौन सा मॉडल लगाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है कॉस्ट मॉडल। हम करेंगे प्रॉपर इसको। सबसे पहले फिर कॉस्ट की बात करें। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, जब भी किसी चीज की कॉस्ट फाइंड करनी हो तो मैंने बताया था 3 बातें होती हैं। क्या? उसके बदले जो कैश दिया वो, या कैश इक्विवेलेंट, या एक और चीज थी, फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन। बस ये जो खाते हो ना, यही खाते रहना, चीजें याद रहे। बस कॉस्ट किसी भी चीज की एक ऐसी अमाउंट होती है जो कैश पे कर रहे हो, या उसकी जगह कुछ और, या कोई भी और वैल्यू। मिसाल के तौर पर आपके पास सेल फोन है, अब मैं कहता हूं कि सेल फोन आप बेचना है या मैंने खरीदना है, जितने पैसे दूंगा उस सेल फोन की कॉस्ट होगी, या मैं आपको चेक काट के दे दूं उतनी वैल्यू का। ये तो हो गया ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। या मैं लैपटॉप दे दूं आपको उसके बदले। अब अगर मुझसे कोई पूछे सेल फोन कितने का है, मैं कहूंगा जी लैपटॉप दिया है, और वो पूछ ले कि चलो लैपटॉप की वैल्यू बता दे, तो फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन, मैंने जो सेल फोन खरीदा वो बेसिकली लैपटॉप की मार्केट वैल्यू के बराबर था। जितनी मार्केट लैपटॉप की थी, सपोज अगर लैपटॉप 50,000 का है, 50,000 वाला लैपटॉप में देकर सेल फोन खरीद रहा हूं, तो सेल फोन की कीमत 50,000, तो फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन। तो कॉस्ट की डेफिनेशन आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ कैश एंड यार कैश इक्विवेलेंट, या फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू, एक ही बात है, फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन। ये जो फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन है ना, इस लाइन को लिखने के लिए डेफिनेशन और लंबी हो गई। कैसे? गिवन, कब, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। मतलब क्या कि जब आपने वो मोबाइल लिया उस वक्त लैपटॉप की क्या वैल्यू थी, क्योंकि लैपटॉप की वैल्यू भी तो चेंज हो जानी है, साल बाद इसकी वैल्यू और हो जाएगी। तो कब की फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है, जिस दिन आपने वो ट्रांजैक्शन की। तो कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन। कब? एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। डन। अब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट,
क्या क्या चीजें कॉस्ट में कह आएंगी? अच्छा, जो चीज बुक में लिखी हुई है वो मैं नहीं बता रहा, क्योंकि मैं बुक से आपको रीड करवा दूंगा। जो चीज प्रैक्टिकली सवाल के अंदर हमने करनी है वो मैं लिख देता हूं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं। आपने एक प्लांट खरीदा रशिया से, अब रशिया से यहां तक आते हुए उसके साथ क्या होना है ये देख लें। पहले वो आएगा आपके सी पोर्ट पे, एक तो वहां पर आपका ना फ्रेट चार्जेस लगी, वो जो शिपमेंट के चार्जेस थे, एक। दूसरा, वहां पर हमारे बादशाह बैठे हुए हैं, वहां पर कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, ट्राई ड्यूटी, पता नहीं कितनी ड्यूटी, नाम जैसे हमारे बिल में नहीं होता, एक्स्ट्रा चार्जेस, इजाफी चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, फर्दर चार्जेस। मतलब वो बिल के अंदर बड़ी मजेदार बात है, कभी वो कॉलम पढ़ा है आपने? आज जाकर पढ़ना, वो जो वो बिल होगा ना उसके अंदर क्या लिखा होगा? मजीद चार्जेस, इजाफी चार्जेस, मतलब ऐसे 4-5 लिखे होंगे ऐसे चार्जेस के नाम, ठीक है। तो वो वहां पर ट्राई ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, फलाना फलाना, वो काफी सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे। फिर वहां से वो आना है लाहौर, फिर मजीद खर्चे। अब यहां पर भी आ गया, वो प्लांट हो जाएगा जो 2 लाख वाला प्लांट है ना, वो माशाल्लाह हो जाता है कोई 15-20 लाख का। सादा सी बात मैं बताऊं, गाड़ी जो 2 लाख की गाड़ी वहां बाहर से आती है ना, उसके ऊपर 300% तो वैसे ही टैक्स है, मतलब वो 8 लाख की तो वैसे हो जाएगी। और बाद में उसकी ट्रैवलिंग चार्जेस, जहां पर वो शोरूम के चार्जेस, सारा कुछ ऐड कर करा के 5 लाख वाली गाड़ी हमें 30 लाख तक चली जाती है। अब वो जब प्लांट यहां पर आ जाता है, स्टिल प्लांट की कीमत पूरी नहीं हुई। वो कहता है जनाब इसको जो इंस्टॉल करने का खर्चा है ना, मतलब लगाने का, वो भी ऐड करो। उसके लिए आपने साइट प्रिपेयर करनी है, जमीन सही करनी है, उसका खर्चा भी ऐड करो। फिर आपने उसको टेस्ट करना है, उसका खर्चा भी ऐड करो। जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज ना आ जाए, क्या मतलब है? अवेलेबल फॉर यूज, तब तक के सारे खर्चे उसमें ऐड करके वो लिखो प्लांट की कॉस्ट। ठीक होगी बात? अब तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में काफी सारी लंबी चौड़ी कहानी, तो वो हम लिखते हैं। पहली बात, नंबर 1, उसकी लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का तो मतलब पता है ना, जो उसकी कीमत ऊपर टैग है, उसमें से माइनस कर देंगे हम ट्रेड डिस्काउंट, या लफ्ज रिबेट भी इस्तेमाल करें ना तो भी चलेगा। ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट, रिबेट का मतलब भी होता है कि थोड़ी सी छूट दे देना, रियायत दे देना। पहले कैश डिस्काउंट माइनस नहीं किया करते थे, अब वो भी माइनस करते हैं अगर अवेल किया है तो। कैश डिस्काउंट अवेल्ड, अगर अवेल नहीं किया तो फिर तो आता ही नहीं है ना। ओके की बात? अब इसमें ऐड करना शुरू कर दो। जैसे खरीदा, सबसे पहले क्या ऐड कर दे इसके ऊपर? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। अच्छा, मैं सब नाम लिखूं या काफी है? ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग, कैरेज इन, फ्रेट इन, ओके है, वो सारे नाम पता है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। उसके नाम लिखने अच्छा लगता है मुझे, मैं लिख देता हूं। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस किसके नाम से आ सकते हैं? कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, लेकिन शर्त क्या है? नॉन रिफंडेबल। अगर रिफंडेबल होंगे तो ऐड नहीं करेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, फेडरल या एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये सारे इसके नाम। किसी भी नाम से आ जाए नॉन रिफंडेबल टैक्सेस तो ऐड कर। और एट द सेम टाइम इफ दीज आर नॉन रिफंडेबल या एडजस्टेबल तो वो ऐड नहीं करेंगे, वो अदर एक्सपेंस में चले जाएंगे। गॉट इट? चले जी, नेक्स्ट, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, एलसी चार्जेस।
ये इसके बारे में अब दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना, ये हमने इन्वेंट्री में सीख लिया था। लेटर ऑफ क्रेडिट, ये भी तो उसके डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, मतलब उसको अवेलेबल फॉर यूज, काबिल इस्तेमाल से पहले सारे खर्चे ऐड करते। उसके बाद इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, एक तो इंश्योरेंस होती है ना जब आपके पास एसेट पहुंच है, वो वाली नहीं, एक इन ट्रांजिट, रास्ते में कोई गड़बड़ ना हो जाए। हैंडलिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस मतलब क्या है? हैंडलिंग चार्जेस का मतलब ये होता है कि हमने कोई एसेट खरीदा, जैसे इसकी मैं अच्छी एग्जांपल दूंगा, एलईडी। एलईडी जब आप खरीदोगे ना तो उसको घर में लाने के लिए ये नहीं ऐसे शॉपर में पकड़ कर लाएगा बड़ी एलईडी को, तो उसको अंदर एक बाहर सीफोम लगा होगा और उसके बाहर फिर एक वो डब्बा बना होगा, वो सारे खर्चे उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। या आप कोई चीज ला रहे हो और आपको लगता है कि उसको लाने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स करने पड़ेंगे कि रास्ते में टूट ना जाए, तो वो खर्चा भी उसकी कॉस्ट में। एक होता है मिस हैंडलिंग चार्जेस, एक हैंडलिंग कि उसको केयर करने के लिए, एक होता है मिस हैंडलिंग, अपनी कोताही की वजह से। कोई जैसे सवाल आया हुआ है पेपर में कि आपके पास एक ना प्रोसेसर था, आपने एक प्लास्टिक की टेबल के ऊपर रख दिया, टेबल टूट गई। अब टेबल का खर्चा था 900 रुपए, क्या वो उसका जो नुकसान हुआ है 900 रुपए, क्या वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं, वो तो मिस हैंडलिंग है। और वैसे भी जिस चीज के साथ मिस लग जाए ना वो काम खराब ही होता है। मतलब मिस मैनेजमेंट, मिस हैंड, आप किधर चले गए हो, मिस बिहेव, इस तरह की कोई हाल नहीं। आप चलें, हैंडलिंग चार्जेस के बाद, हाँ जी, उसके बाद आ जाता है, अभी ना हम रास्ते में लेकर आ रहे हैं जो चीजें रास्ते, मतलब टैक्स भी लग गया हमारे ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, एलसी चार्जेस भी, इंश्योरेंस और हैंडलिंग चार्जेस भी। साइट प्रिपरेशन, जिस जगह आपने वो एसेट इंस्टॉल करना है उस जगह को प्रिपेयर करने के लिए वो भी ऐड कर देते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर मैं लिखवाता हूं, फिर बताता हूं। एक होते हैं लफ्ज होता है, इसको डिसमेंटलिंग कॉस्ट बोलते हैं, और मैं इसका मतलब बताता हूं, कॉस्ट ऑफ रीस्टोर द साइट। इसका मतलब क्या है भला? ये भी ऐड करते हैं। आपने जिस जगह प्लांट लगाया ना उसकी एक लाइफ होगी 10 साल, 20 साल, 50 साल। अब उसको बाद में रिमूव करना ना, अब जब रिमूव करेंगे तो वो उस सारी जगह का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मतलब कुछ छोटी सी आपने कोई प्लेट थोड़ी रखनी है, एक प्लांट लगाया हुआ है, उस जगह को रिस्टोर करना, मतलब उसको उसकी हालत ठीक करना, उसका खर्चा आज अंदाजा लगाकर ऐड कर देंगे। मतलब जिस जगह आपने प्लांट लगाया है या लगाना है उस जगह को पहले प्रिपेयर करने का खर्चा, और जब उसकी लाइफ खत्म होगी उसको उस जगह को रिस्टोर करने का खर्चा भी ऐड होगा। इसका ज्यादा एग्जांपल क्या होती है? मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे आप में से कोई हॉस्टल बनाना चाहता है, आपने हॉस्टल बना लिया, उस बिल्डिंग के मालिक ने कहा कि भाई साहब जब जाओगे ना, आप जिस तरह से मर्जी आप अपनी मॉडिफिकेशन कर लो, लेकिन जब जाओगे ना मुझे इस हालत में छोड़ के देना। तो फिर आपने उसको रिस्टोर करना है। रिस्टोर करने का सारा, जैसे बैंक किसी जगह पर बनता है तो वो अपने तरीके से उसको सारा अमेंड कर देता है, लेकिन जब वो जाएगा उसको उसकी असर हालत में देकर जाएगा। तो रिस्टोर करने की कॉस्ट, इसको बोलते हैं डिसमेंटलिंग। ये खर्चा भी एस्टिमेटेड ऐड कर देते हैं, एस्टिमेटेड, क्योंकि एक्चुअल का तो नहीं पता ना, एस्टिमेटेड ऐड कर देते हैं। उससे कम या ज्यादा हो जाता है, फिर इसको आगे जाकर आप लोग पढ़ लोगे, ये FR1 में भी नहीं है, FR2 में है। फोकस रखना, बाद में देख लेना उधर भी। माशाल्लाह, आप है ना डबल बनता है, बहुत शुक्रिया। चलिए बस थोड़ी सी देर हमें दे दें फिर बैठो। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट
डिसमेंटलिंग कॉस्ट के बाद नेक्स्ट क्या आता है? इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट। वो जाहिर सी बात है कि वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही मशीन जिसको आपने इंस्टॉल किया है, तो उसका पहले टेस्ट तो करोगे ना। तो इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट होगी वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक होगी बात? उसके बाद कुछ वर्ड इस्तेमाल होते हैं, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करने का खर्चा, ये सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। हाँ, इसमें एक होता है प्रोफेशनल चार्जेस, वो भी ऐड होते हैं, प्रोफेशनल चार्जेस। वही प्रोफेशनल चार्जेस, इसको कहते हैं, एक ये कई तरह से हो सकते हैं, मैं आपको टाइप्स बता देता हूं। एक, आपने मशीन इंस्टॉल करनी है, किसी आर्किटेक्चर को बुलाया जो एक्सपर्ट है, उससे मशवरा लिया, उसने हमें एक बनाकर दिया डिजाइन वगैरह, उसको पैसे दिए, ये भी प्रोफेशनल चार्जेस। वहां पर जब हमने इंपोर्ट ड्यूटी के वक्त, इंपोर्ट करते वक्त वहां से क्लियर करवाने के लिए वहां से किसी बंदे की हेल्प ली, वो भी ऐड हो। मतलब प्रोफेशनल बंदे की जो आपने सर्विसेज ली हैं, वो जिस जगह भी ली हैं, वो सारे प्रोफेशनल चार्जेस ऐड। मोस्टली ये वर्ड इस्तेमाल करता है, डॉक्यूमेंट क्लियर करवाने का खर्चा, क्लियरिंग चार्जेस। ठीक है, तो वो भी एसेट की, क्लीनिंग नहीं क्लियरिंग, क्योंकि क्लीनिंग होता है उसको साफ करवाना, क्लियरिंग चार्जेस ऐड होते हैं। अच्छा, आपने ना ऐसा करना है, यहां इसके नीचे 2 से 3 लाइनें छोड़ देनी है, ताकि कुछ और खर्चे भी ऐसे आ सकते हैं जो हमने ऐड करने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपका ध्यान इधर नहीं आ रहा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जल्दी जल्दी इसको क्लोज करें। ऐसे खर्चे जो इग्नोर करते हैं, नॉट पार्ट ऑफ पीपीई, वो खर्चे जो अदर एक्सपेंस में लिखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लिस्ट आपको एक जगह पर इकट्ठी कहीं भी नहीं मिलेगी, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह किसी जगह फ्रेम करवा कर रख लेना चाहिए कि आपको ये एक जगह पर ये चीजें जो मैंने ऐड करने वाली बताई हैं और ना ऐड करने वाली, ये एक जगह पर मिलना बहुत मुश्किल है। सबसे पहला, रिफंडेबल टैक्सेस, रिफंडेबल टैक्सेस, मिसहैंडलिंग चार्जेस, इंश्योरेंस फॉर द ईयर, या उसके बाद वाली इंश्योरेंस, डैमरेज एक्सपेंस। डैमरेज एक्सपेंस का आइडिया है ना? ये भूल गए? डैमरेज एक्सपेंस बेसिकली कहते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस ना, मैं वैसे ये पेनल्टी होता है एक तरह का, अब पेनल्टी तो कॉस्ट में ऐड नहीं होनी चाहिए ना। मैं आपको वैसे डैमरेज ओरिजिनल होता है कि जब हमें कोई चीज इंपोर्ट करते हैं ना, तो वो हमें कहते हैं कि भाई साहब इतने दिनों के अंदर ले जाओ। ठीक है, अगर हम उतने दिनों में नहीं लेकर जाएंगे तो वो क्लियरिंग हाउस में भेज देते हैं, वहां से क्लियर करवाने पर ना हमें कुछ पेनल्टी पड़ती है, तो वो जो पेनल्टी है उसमें एसेट का कसूर नहीं। तो इसके अलावा कोई पेनल्टी, जैसे सपोज दैट आपकी मशीन आप लेकर आ रहे थे, सिग्नल तोड़ दिया उन्होंने, 2000 का चालान कर दिया, अब ये एसेट का तो कसूर नहीं है ना, ये तो आपके करतूत हैं, तो ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। कोई भी किसी भी किस्म की पेनल्टी या फाइन एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। दूसरा, सेल प्रमोशन कॉस्ट, जिसे एडवर्टीजमेंट कहते हैं, सेल प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट, ये भी ऐड नहीं करते। ये क्या होता है? ऐसा होता है ना, कोई हम एसेट लेकर आए, उसकी प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं, तो उसका भी, क्योंकि वो तो सेलिंग एक्सपेंस में जाना चाहिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग सारे लिख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन एंड जर्नल, कोई भी एक्सपेंस ऐड नहीं होगा। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, जर्नल। अच्छा, एक चीज में टेंशन होती है लोगों को, लाइसेंस।
लाइसेंस फी, वो लाइसेंस फी वो कहते हैं कि जी इसको चलाने के लिए ना लाइसेंस की जरूरत है, लोग वो ऐड करते थे। लाइसेंस फी बेसिकली होता है राइट टू यूज, वो बजाते खुद एक इंटेंजिबल एसेट है। जैसे आपने गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस लिया, गाड़ी बेच दोगे तो क्या लाइसेंस साथ दे दोगे? वो तो आपकी अलग प्रॉपर्टी है, वो अलग प्रॉपर्टी है। तो किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए अगर लाइसेंस की जरूरत है तो वो एक अदर चीज है, ठीक है। किसी भी किस्म की वारंटी कॉस्ट, वो भी ऐड, एक चीज वो उस पिछले में लिखनी है, वो वापस है जो मैंने आपको कहा था, एक दो लाइनें छोड़ देनी है, ऐड वाले पोर्शन में लिखे, बड़े इंपॉर्टेंट है वो भी। वारंटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एन एम्प्लॉई। अच्छा मुझे बताएं, एम्प्लॉय का मतलब है जो आपका ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्या उसकी कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि बट विच अराइज ड्यू टू इंस्टॉलेशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट्स, वो ऐड करते हैं। मतलब अगर एसेट्स की कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन में उसका कोई रोल है, उसके लिए हम उसे कोई बेनिफिट या पैसे दे रहे हैं, वो पैसे भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाए। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय विच अराइज ड्यू टू इंस्टॉलेशन, या ये दोनों में से कोई लफ्ज लिखा मिले तो ऐड करना है, वरना नहीं। वैसे नॉर्मल नहीं होता, जो इंस्टॉल करेंगे मतलब मिल के इंस्टॉल करवा रही हैं या सुपरवाइज कर रहे हैं, उसका खर्चा, ठीक है। ये प्रोफेशनल सर्विस नहीं है। एम्प्लॉय का कौन प्रोफेशनल हो गया? एम्प्लॉय मतलब मैंने साजिद को कह दिया जनरेटर लगा रहे, साथ खड़े हो पानी पूरी पिलाओ या थोड़ा सा उनकी हेल्प करवा दो। जनरेटर लगा रहे हैं, वो भी ऐड होगा। वो जो जनरेटर लगा रहे हैं वो तो सारा इंस्टॉलेशन का खर्चा है ना, लेकिन हमारा कोई बंदा साथ हेल्प कर रहा है, अगर कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन में हेल्प कर रहा है तो ऐड होगा, इसके अलावा नहीं। चले जी आगे, अभी दो तीन रहती है। एक इंटरेस्टिंग बात, कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन, ये मुझे फाइनल में आया था सवाल। कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन क्या मतलब है भला इसका? आपने एक जगह इंस्टॉल कर लिया, बाद में बाबा जी ने कहा यहां तो नहीं है सही, या किसी भी वजह से आपने उस जगह से खत्म करके किसी और जगह इंस्टॉल किया, तो रीलोकेशन का दोबारा इंस्टॉलेशन का खर्चा ऐड नहीं होता। पहली दफा ऐड होगा, दोबारा ऐड नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा फैसिलिटी, आपने अपनी मर्जी से कोई ऐसी फैसिलिटी ऐड कर दी जिससे उसकी एफिशिएंसी पे फर्क नहीं पड़ा, वो भी ऐड नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर इरशाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, जब तक नहीं बना था सारे रिश्तेदार इसे तंग करते थे, अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, गाड़ी ले ली, अब गाड़ी के सारे खर्चे ऐड हो गए। अब इसने ना कहा कि शरीकों को नहीं पता चलेगा कि इरशाद जा रहा है, इसने ना हारन चेंज करवा दिया, वो पा 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 वाला हारन लगवा लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा उसने हारन लगवाया, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि एफिशिएंसी में तो कोई इंक्रीज नहीं आया ना ही कोई उसके लिए वो कंपल्सरी था, वो तो एक वैसे ही था। या बिल्कुल ऐसी मशीनों के ऊपर बंदा नाम लिखवा देता है, या लिखवा पेंट करवा के शाला नजर ना लगे। अब वो जो खर्चा किया है उसने, जो भी पैसे दिए, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते। कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी है वो ऐड नहीं होगा। एक और खास और इंपॉर्टेंट चीज, इनिशियल टेस्टिंग करते वक्त उसका खर्चा ऐड करते हैं। अब इनिशियल टेस्ट कैसे करते हैं? कोई ना कोई यूनिट बनाएंगे। अब उस यूनिट के लिए अगर आपने यूनिट बना लिए, यूनिट प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, वो कहता है कि सपोज दैट यूनिट बनाने पे खर्चा आ गया था 500 रुपए,
एक होता है इनिशियल टेस्टिंग, मशीन को सेटअप करने की कॉस्ट। एक होता है कि जैसे सपोज दैट आपने ये पेन बनाना है, इस पेन पे जो मटेरियल लगा ये भी तो खरीदना है, इस मटेरियल को खरीदने का खर्चा 500 है। इनिशियल टेस्टिंग एक और चीज है, टेस्ट मैंने इस पेन को बनाने के लिए मैंने टेस्ट किए, 10 पेन बना लिए, 500 खर्चा आया, मैंने इसको बेच भी दिया 700 का। ट्रायल प्रोडक्शन करते वक्त अगर मैं कुछ यूनिट बना लूं तो यूनिट बनाने का खर्चा और उसको सेल करने की इनकम वो एसपीएल में जाती है, वो एसेट की कॉस्ट में। अब कहेंगे फिर इनिशियल टेस्टिंग का क्या मतलब हुआ? देखो उस मशीन की सेटअप कॉस्ट भी तो है ना, उस पे बिजली भी तो लग रही है ना, उस पे और मजदूर भी तो काम कर रहे हैं ना, वो खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन इसको बनाने के लिए इसके ऊपर जो खर्चा आया है और इसको सेल करके जो पैसे आए हैं वो ऐड नहीं। यानी कि रॉ मटेरियल पे होगा, रॉ मटेरियल पर खर्चा और उससे उसको बनाकर जो पैसे आए हैं। तो ट्रायल प्रोडक्शन करते वक्त कोई प्रोडक्शन आ जाए तो प्रोडक्शन के सेल और कॉस्ट वो ऐड नहीं करते, लेकिन इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट वो ऐड करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड चेंज हुआ, पहले ऐसा नहीं था, अब स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, तो ये 2022 के बाद ऐसा हुआ है। ठीक होगी बात? इसके अलावा भी आपने ऐसा करना है, इसके नीचे भी 2-3 लाइनें छोड़ देनी है, और कोई अगर ऐसी चीज हमें मिली तो वो हमने ऐड करनी है। अभी आपने इसको देखना है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपने जो घर से पढ़ना है, ये पेज नंबर 192 कंप्लीट पढ़ना है। 192 ये आपसे कोई चीज नहीं होगी तो वो हम देख लेंगे, और 193 आधा पढ़ना है यहां तक, 193 यहां तक, 192 पूरा और 193 यहां तक पढ़ना है। और कल हम इंशाल्लाह यहां से पढ़ेंगे। तो अब आपका कल का जो काम है, एक तो सिंपल इसकी रीडिंग है, प्लस आपने चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट करना है अपना। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन कौन से हैं? 13, 14, बस यही काम है या और भी कोई है? अच्छा, हो सकता है तो फिर चैप्टर नंबर 5 वो मैं अभी नहीं, अगर मैंने शेयर कर दिया तो फिर कर लेना, क्योंकि अगर टाइम है तो, अगर नहीं तो वैसे भी तो सुबह 2-2:30 बजे ही आते हो। और कल हमारी ना क्लास एग्जैक्ट 2 बजे स्टार्ट कर देंगे किसी भी हालत में, ठीक है, ताकि हमें चैप्टर 1, 2, 3 पहले करवा दूंगा और फिर हम अपना पढ़ेंगे अपनी क्लास के टाइम। ठीक है जी, 2 बजे आपकी क्लास होगी सर? मेरी क्लास